हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहिनी मिश्रा सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, हमने आपको पिछले चैप्टर में हिंदी के सब्जेक्ट्स में एक चैप्टर पढ़ाया था वर्ण, जिसका पार्ट फर्स्ट हमने आपको बताया था, क्योंकि वर्ण ऐसा चैप्टर है जिसको बहुत कम समय में समेटा नहीं जा सकता। वर्ण बहुत ब्रॉड चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको 2 वीडियो में हमने रखा है और आज हम इसका भाग 2 लेकर के आए हैं। वर्ण का यानी वर्ण चैप्टर का सेकंड पार्ट हम आपको बताएंगे और सेकंड पार्ट में हम आपको इसके उच्चारण स्थान बताएंगे। समय कम लगे इसलिए हमने इसको पहले से ही नोट डाउन कर रखा है और उच्चारण स्थान बताएंगे आपको। अल्प प्राण महाप्राण बताएंगे क्या होते हैं, अघोष सघोष क्या होते हैं, आग्र स्वर पश्च स्वर क्या होते हैं जो जिह्वा से उच्चारित होते हैं, और उसके बाद में उच्छिप्त क्या होते हैं, ग्रहित क्या होते हैं, लुंठित वर्ण कौन सा है, पार्श्विक कौन सा है, इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, उच्चारण स्थान में सबसे पहले हमारे पास है क्या, स्वर। तो स्वरों का उच्चारण स्थान, आप इनका तो मोस्टली बहुत जल्दी जल्दी आपको समझ में आ जाता है, लेकिन स्वर में आप कंफ्यूज हो जाते हो। आपको मैंने बताया सबसे पहले उच्चारण स्थान को अगर आपको समझना है तो आपको ये 5 सूत्र एकदम कंठस्थ कर लेने हैं किसी भी तरीके से। आप इन 5 सूत्रों को जिस दिन याद कर लेंगे उस दिन उच्चारण स्थान से संबंधित आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी। सबसे पहले इन्हीं सूत्रों पर हम नजर डालते हुए अपने स्वरों का उच्चारण स्थान समझेंगे। तो हमारे पास है अ। स्वरों में अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, अ, ये 2 अयोग वाह है। इन सबका हम पहले उच्चारण स्थान समझेंगे। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या है, आ आया है। अब हम आ देखते हैं अपने किसके अंतर्गत आ रहा है। तो आ हमारा आया है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। इसको विसर्जनीय नाम भी लोग बोलते हैं, लेकिन हमने विसर्जनीय, क्योंकि हाँ, नियम वो होते हैं जो बहुत आसानी से हमें समझ में आ जाएं, हम जितना बेहतर तरीके से आपको समझा सके, इसीलिए यहाँ पर हमने लिखा है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, ताकि आपको बेहतर समझा सकें। अब इसमें देखिए आ हमको मिला है, दीर्घ संधि वाला नियम है वही कि अगर हम अगर छोटा है तो बड़ा भी इसी में आ जाएगा, भाई अ है तो आ भी इसी में ही आएगा। तो यानी अ और आ का उच्चारण स्थान हमारा क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। आ और आ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ, क्योंकि आ देखिए आपके कंठ के अंतर्गत आया है। जी आपके उच्चारण स्थान लिखे हुए हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंते, ओष्ठ, ये आपके उच्चारण स्थान है। तो आ आपके किस में आ गया, कंठ में आ गया। अब आपने देखा नीचे लिखा हुआ है इच वेशानाम तालु। अब ई इसमें से कहाँ है, दूसरे नंबर पे है, और ई का उच्चारण स्थान क्या बता रहा है, तालु बता रहा है। तो चाहे वो ई हो चाहे वो ई हो, दोनों का उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु होगा। क्या होगा, तालु होगा। उसके बाद आपके पास आ रहा है उ। अब हम उ को ढूंढते हैं, कहाँ है। इसमें आपको उ मिल रहा है नीचे, उपाधिमानीय नाम ओष्ठा, यानी उ और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। इसका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है, ओष्ठ। इसका उच्चारण स्थान आपका ओष्ठ है। अब देखिए ऋ हमारा आया है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है ऋटु रसाणाम मूर्धा, यानी ऋ का उच्चारण स्थान क्या होगा, मूर्धा होगा। इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, मूर्धा होगा। उसके बाद हमारे पास आता है ए, ऐ, ओ, औ। अब विद्यार्थियों, एक बात हमने आपको बताई थी, ये हमारे संयुक्त स्वर हैं। ये हमारे क्या हैं, संयुक्त स्वर है। इनको समझ लेते हैं इधर साइड में। ये जो अ है, आ है, फिर अ है और फिर आ है, इनके संयोग से संयुक्त स्वर बने हुए हैं। तो जब हम आ के साथ ई को लगाएंगे, अ के साथ हम ई को लगाएंगे, तो हमारा संयुक्त स्वर बन जाएगा ए। क्या बन जाएगा, ऐ। क्या बनेगा, ऐ। ऐ कहेंगे इसको। और उसके बाद जब हम आ के साथ ई लगाएंगे तो हमारा बनेगा, क्या बनेगा, आए। क्या बनेगा, आए। तो उसके बाद में हम अ के साथ अगर उ को लगा देंगे तो हमारा उच्चारण स्थान बनेगा औ। क्या बनेगा, औ। और उसके बाद अगर हम अ के साथ में ही उ लगा देंगे तो हमारा उच्चारण स्थान बनेगा आओ। क्या बनेगा, आओ बनेगा। तो विद्यार्थियों, अगर ये वर्ण आपसे पूछे जाएंगे उच्चारण स्थान में तो इनका विशेष आपको ध्यान रखना है।
इन्हीं के अकॉर्डिंग आप इनका उच्चारण स्थान बताएंगे। जैसे अब इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया, आ से कंठ होता है और ई से क्या आएगा, तालु, तो इनका उच्चारण स्थान हो गया कंठ तालु। उसके बाद ये भी आ है और ये भी कंठ तालु हो गया। उसके बाद आ है और ऊ है, तो आ तो कंठ है ही, आ तो कंठ है ही, और साथ में ओष्ठ है तो कंठोष्ठ हो जाए, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ हो जाएगा, यानी दोनों ही कंठोष्ठ हो जाएंगे। उसके बाद इनके दोनों के अकॉर्डिंग ही इनका उच्चारण स्थान रहेगा। तो इसमें आ और ऊ से औ हुआ, इसका उच्चारण स्थान हम बताएंगे कंठोष्ठ। वही चीज आ और ऊ से हमारा औ हुआ, इसका उच्चारण भी कंठोष्ठ होगा, यानी इन दोनों वर्णों से ही इनका उच्चारण स्थान निर्भर करेगा। अब हम आगे आते हैं। अगला पॉइंट हमारा है आपका अंग। आपने देखा होगा कहीं कहीं पर आपको ये बिंदी दिखाई देती है और कहीं कहीं पर आपको ये दिखाई देता है। जरूरी होगा कि आप इन तीनों को, दोनों को समझ सकें। इनका भी अपना उच्चारण स्थान है। इसको हम अनुस्वार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अनुस्वार। और इसको हम क्या बोलते हैं, अनुनासिक, अनुनासिक। ये हमारा अनुस्वार है जो चंद्र बिंदी की तरह लगता है, और बिंदी की सिर्फ एक पॉइंट की तरह लगता है, जो लेखनी से एक बिंदु की तरह लगाया जाता है, यह हमारा अनुस्वार कहलाता है। इसका उच्चारण स्थान नासिका है। इसका उच्चारण स्थान क्या है, नासिका है। और जो ये आपका अनुनासिक है, इसका उच्चारण स्थान नासिका और मुख दोनों है। इसका उच्चारण स्थान नासिका प्लस मुख दोनों है। तो स्वरों का उच्चारण स्थान आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। आ का कंठ है, ई का तालु है, ऊ का ओष्ठ है, ऋढ़ का मूर्धा है, ए आपने पहले ही समझा होगा कि आ कंठ ले लेंगे और उसके बाद ई का तालु ले लेंगे, उसके बाद ओष्ठ का भी आ से कंठ ले लेंगे, ऊ से आपका ओष्ठ ले लेंगे, तो कंठ ओष्ठ से हो जाएगा ओ का उच्चारण स्थान। इसमें आपने अंग को देखा, जिसमें दो चीजें हैं, एक आपका अनुस्वार है, दूसरा आपका अनुनासिक है। इन दोनों का उच्चारण स्थान आपने देखा। अब एक बचता है आपके पास अह। अह क्या है विद्यार्थियों, अह एक विसर्ग है, यानी हा की तरह हम इसका प्रयोग करते हैं। जिसके पीछे लगा देते हैं उसमें हम ह की मात्रा, मतलब हा आवाज निकलने लगती है। जैसे का के आगे लगा दिया तो कह, ना के आगे लगा तो ना। तो आपने देखा होगा अकुह विसर्ग, यानी विसर्ग है। ये क्या है बच्चों, ये विसर्ग है। इनको हम विसर्ग बोलते हैं। और इन विसर्गों का उच्चारण स्थान कंठ होता है, यानी विसर्गों को उच्चारित करते समय कंठ से वायु आती है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो आपने स्वरों का उच्चारण स्थान बेहतर तरीके से समझा होगा। अब हम व्यंजन की तरफ चलते हैं। विद्यार्थियों, व्यंजन में आपके यह है क वर्ग, वही पिछला वाला क्रम, यह है चा वर्ग, यह है आपका ट वर्ग, इसको कहेंगे ता वर्ग, प्रथमाक्षर इसका लेंगे और उसी से इसका वर्ग बनेगा, यह है आपका पा वर्ग। उसके बाद में ये आपके आते हैं अंतस्थ, और उसके बाद में आते हैं ऊष्म, और ये आपके संयुक्त हैं। अब इनका उच्चारण स्थान क्रमशः हम समझेंगे। सबसे पहले का वर्ग। विद्यार्थियों, का वर्ग का उच्चारण स्थान अकुह विसर्गनीय नाम कंठा, यानी का वर्ग, यानी इसमें प्रत्येक वर्ग का इन सूत्रों में प्रथमाक्षर दिया गया है, यानी जो प्रथम वर्ण है वही इन सूत्रों में दर्शाया गया है। आप प्रथम वर्ण से ही इन सूत्रों को, इस वर्ग को पकड़ सकते हैं कि अगर प्रथम वर्ण जिस सूत्र के अंतर्गत आएगा उस वर्ग के पांचों अक्षर उसी के अंतर्गत आएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रहे, अगर इन वर्णों को अलग से कहीं निकाल कर पूछा जाएगा
तो इन पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान हमेशा नासिका रहेगा। अगर इंडिविजुअल अगर अलग से अगर पूछा जाएगा, अगर इनको वर्ग से अलग करके पूछा जाएगा तो इनका उच्चारण स्थान नासिका रहेगा। लेकिन अगर ये वर्ग के अंतर्गत पूछे जाएंगे तो पांचों अक्षर का उच्चारण स्थान हम क्या बताएंगे? कंठ बताएंगे। क्या बताएंगे? कंठ बताएंगे। तो का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ, क्योंकि का इसमें तो है नहीं कहीं पर, इस ऊपर वाले में ही है। तो अको विसर्गनीय नाम कंठा, तो कंठा में ही हमें का मिल रही है, अर्थात का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है चा वर्ग। दूसरा क्या है? चा वर्ग। चा छा जा झा या। इस चा वर्ग का उच्चारण स्थान, अब हम चा ढूंढते हैं, इनमें हमें कहाँ मिल रही है? तो इच यशानाम तालु, यानी इसमें जो दूसरा सूत्र हमारा दिया गया है इसमें हमें चा मिल रही है। हमने पहले बताया था प्रथमाक्षर जिसमें होगा उस वर्ग के पांचों अक्षर उसी सूत्र के अंतर्गत आएंगे, उसी उच्चारण स्थान के अंतर्गत आएंगे। तो ई से ये जो चा है, चा वर्ग हमारा किसके अंतर्गत आएगा? तालु के अंतर्गत। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारा आता है ट वर्ग। तीसरे नंबर पे हमारा कौन सा आया? टा वर्ग आया है। तो टा वर्ग का आप ढूंढते हैं कहाँ मिलेगा? तो ऋतु रसाणाम मूर्धा, यानी तीसरा जो सूत्र है इसमें टा वर्ग है, अर्थात इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा होगा। उसके बाद ता वर्ग आता है। ता वर्ग का उच्चारण स्थान, ता वर्ग देखो ऋतु लसानाम दंता, यानी ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंती होगा। क्या होगा? दंती। उसके बाद फिर हमारे पास पांचवा बचता है पा वर्ग। तो उपाधिमानीय नाम ओष्ठा, यानी ओ और पा ये जिसके अंतर्गत आएंगे? किसमें? ओष्ठ के अंतर्गत आएंगे। तो ओ और चूंकि ये पा वर्ग है तो ये किसमें आ गया? ओष्ठ में आ गया। किसमें आ गया? ओष्ठ में। अब आपको समझ में आ गया, ये जो आपके स्पर्श व्यंजन थे, स्पर्श व्यंजन थे, इनका आपको क्या उच्चारण स्थान बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। का वर्ग का कंठ है, चा वर्ग का तालु है, टा वर्ग का मूर्धा है, ता वर्ग का दंती है और पा वर्ग का ओष्ठ है। तो उसके बाद हम चलते हैं अंतस्थ के पास। किसके पास चलते हैं? अंतस्थ वर्णों के पास। अब आपको देखना अंतस्थ में ऐसा नहीं है पूरा वर्ग नहीं साथ चलेगा, इसका एक एक वर्ण साथ चलेगा। तो या सबसे पहले हम या को कवर करेंगे। या हमारा सूत्र में कहाँ पर मिल रहा है? किसके अंतर्गत मिल रहा है? मैंने कहा था कि आपको यह सूत्र याद ही करना पड़ेगा। अगर इसको आप नहीं कंठस्थ करेंगे तो आप कभी भी उच्चारण स्थान को समझ नहीं पाएंगे आसानी से। तो ये देखिए इच यशानाम तालु, यानी या हमें दूसरे वाले सूत्र में मिल गई और जो हमें इंडिकेट कर रही है कि इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। तो या हमारी किस में उच्चारित होगी? तालु में। उसके बाद रा आता है हमारा। सेकेंड वर्ण हमारा कौन सा आ रहा है? रा आ रहा है। तो रा हमने देख लिया कहाँ पर है? ऋतु रसाणाम मूर्धा, यानी रा इंडिकेट कर रही है मूर्धा को। तो रा यानी अंतस्थ व्यंजन में जो रा है वह हमारी इंडिकेट कर रही है किसको? मूर्धा को। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारी आती है ला। तीसरे नंबर पे हमारी क्या आई है? ला। और ला हमारी इंडिकेट कर रही है ऋतु लसानाम दंता, यानी ला का उच्चारण स्थान जो है वो दंती है। ला का उच्चारण स्थान क्या है? दंती है। दंती है। उसके बाद में आगे चलते हैं वाह। विद्यार्थियों ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, वाह इन सब की तरह अकेली नहीं है। वकारस्य दंतोष्ठा, इसका सूत्र ही पूरा अलग है, यानी वा दंत और ओष्ठ दोनों से उच्चारित होती है। इसीलिए इसका सूत्र है वकारस्य दंत्योष्ठा, इसका ये सूत्र है। यानी वा का उच्चारण स्थान दंत और प्लस ओष्ठ दोनों से होता है। दंत और ओष्ठ दोनों से होता है। वा सिर्फ अंतस्थ व्यंजन का एक ऐसा ये वर्ण है, इसका उच्चारण स्थान दोनों से होगा। उसके बाद हम आते हैं ऊष्म के पास। किसके पास आएंगे? ऊष्म के पास। उसमें हम सबसे पहले शाह के पास चलते हैं। बहुत कंफ्यूजन रहता है विद्यार्थियों को, कभी कभी कक्षा कक्ष में ये पूछ दिया जाए कि कौन सी शाह है, ये मूर्धन्य है, तालव्य है, दंती है, तो विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन इस बात में कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यही वर्णमाला की अच्छी पहचान होती है। देखिए शाह जो है
आपकी जो उच्चारित होती है, पहली बात तो इसका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। इसमें जो आवाज आती है वो घर्षण के साथ आती है, हल्की सी सीटी की आवाज अंदर से आती है, यानी शा। तो इस शा का उच्चारण स्थान आपने देखा होगा, ये शा इच शा नाम तालु, इसको हम तालु से उच्चारित होती है। ये शा जो है हमारी किससे उच्चारित होती है? तालु से। इसीलिए हम इस शा को क्या बोलते हैं? तालव्य शा बोलते हैं। इसको हम तालव्य शा बोलते हैं, इसको तालव्य शा बोलते हैं। और इसके बाद दूसरे नंबर पे हमारी आती है शा, यानी हमने पहले ही बताया था एक एएसएच वाली, यानी ये जो शा है इसका उच्चारण स्थान होता है आपका ऋतु रसाणाम मूर्धा, इसका उच्चारण स्थान आपका मूर्धा से होता है। इसको थोड़ा रब कर देते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आए। उसके बाद हम बता रहे हैं आपको शा, खा, इसका उच्चारण स्थान करते समय हल्की सी अंदर से का की आवाज आती है, लेकिन का साइलेंट हो जाता है और शा बाहर आ जाता है, यानी का अंदर ये डूब जाएगा और शा की आवाज आएगी, तब हम कहेंगे शा। यानी इसके उच्चारण में इस बात का विशेष ध्यान रखना है, इसमें सीटी की आवाज नहीं आएगी, इसके उच्चारण में सीटी की हल्की सी आवाज आएगी, इसके उच्चारण में हल्का सा अंदर से खा की आवाज आएगी और उसके बाद का अंदर साइलेंट होकर के शा बाहर आएगा। उसके बाद इसका उच्चारण स्थान है ऋतु रसाणाम मूर्धा, इसको इसीलिए हम मूर्धन्य शा भी कहते हैं, इसको मूर्धन्य शा भी बोलते हैं, हम शा को मूर्धन्य भी कहते हैं। कारण क्या है? ये मूर्धा से उच्चारित होती है, इसीलिए इसको हम बोलते थे तालव्य शा और इसको बोलते हैं मूर्धन्य शा। उसके बाद ये हमारी तीसरी शा आती है, ये सा है, ये क्या है? सा है, ये शा है, ये शा है और ये सा है। तो इसका उच्चारण स्थान आपने देखा होगा ऋतु लसा नाम दंता, यानी सा का उच्चारण स्थान किससे होता है? दंती से होता है। किससे होता है? दंती से, यानी दांतों से इसका उच्चारण होता है। जब जीवा दांतों के पास जाकर के टकराती है तब इस सा का उच्चारण स्थान होता है, इसीलिए इसको दंती सा के नाम से भी जाना जाता है। ये हो गई आपकी तालव्य, ये हो गई मूर्धन्य और ये हो गई दंती सा। इन शा का भी नाम ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमारा बचता है हा। तो हमने देखा था अकुह विसर्गनीय नाम, यानी आ, का वर्ग, हा और विसर्ग, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? कंठ के अंतर्गत आएंगे। तो हा आपका किसके अंतर्गत आ गया? कंठ के अंतर्गत, क्योंकि हा के उच्चारण में क्या होता है? कंठ से वायु आती है बाहर की ओर, तो हा का उच्चारण स्थान कंठ है। उसके बाद अब हम चलते हैं संयुक्त के पास। आपको ये पहले ही बता चुके हैं, चूंकि ये संयुक्ताक्षर हैं तो ये जहां जहां से उठाए गए होंगे उनके संयुक्त रूप से उनका उच्चारण स्थान में जोड़ा जाएगा। जैसे शा है तो का और सा से होगा, तो का यहाँ से आपके कंठ से मिलेगी और शा आपकी मूर्धा से मिलेगी, तो ये कंठ मूर्धा होगा। इसी तरीके से इनका उच्चारण स्थान निर्धारित किया जाएगा। अब हम चलते हैं इसी में आगे चैप्टर में पढ़ाते हुए आपको उच्चारण स्थान के बाद हम आपको अल्प प्राण और महाप्राण के विषय में बताते हैं। अल्प प्राण के अंतर्गत कौन से व्यंजन वर्ण आते हैं और कौन से वर्ण महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो विद्यार्थियों, ये जो स्वर होते हैं, जो भी स्वर होते हैं सभी अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। सभी स्वर अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। जितने भी स्वर हैं सभी स्वर अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। अब अल्प प्राण में क्या जाएंगे? अल्प प्राण में सबसे पहली बात, इसका एक डिवाइडेशन रहता है और डिवाइडेशन में ये होता है कि पहला, तीसरा और पांचवा, यानी 1, 3, 5 वर्ग का, यानी ये जो वर्ग है आपका का से मा तक, ये जो का से मा तक वर्ग दिया गया है, इसमें प्रथमाक्षर, तृतीयाक्षर और पंचमाक्षर ये आपके होते हैं। इनको हम कहते हैं, आपका ये होता है महाप्राण, नहीं अल्प प्राण होता है, ये होता है आपका अल्प प्राण। आपको अल्प प्राण पहले पढ़ा रहे थे, अल्प प्राण होता है ये। एक मिनट इसको रब कर देते हैं। अल्प प्राण। और उसके बाद आपने देखा वर्ग के 3 अक्षर निकल चुके हैं। अब आपके पास बचते हैं 2 अक्षर, खा और घा, यानी द्वितीयाक्षर और चतुर्थाक्षर, यानी दूसरा और चौथा वर्ण, वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, ये आपका आता है महाप्राण।
ये क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। वर्ग, ये जो पांचों का वर्ग है, इसमें पहला अक्षर, तृतीय अक्षर और पंचमाक्षर आपका अल्प प्राण के अंतर्गत आता है और द्वितीयाक्षर और चतुर्थाक्षर आपका महाप्राण के अंतर्गत आता है। अब ऊष्म के पास चलते हैं और इनके विषय में जानते हैं इसमें कौन से महाप्राण हैं, कौन से अल्प प्राण हैं, अंतस्थ और ऊष्म के पास। तो ये जो अंतस्थ वर्ण है विद्यार्थियों, ये सभी आपके अल्प प्राण हैं। जो अंतस्थ वर्ण हैं ये सभी आपके क्या हैं? अल्प प्राण हैं। और उसके बाद ये जो ऊष्म वर्ण हैं, ऊष्म वर्ण सभी क्या हैं? आपके महाप्राण हैं। ऊष्म वर्ण क्या हुए? आपके महाप्राण हुए। आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये स्वर जो हैं आपके अल्प प्राण हैं, सभी स्वर क्या हैं? आपके अल्प प्राण हैं। उसमें वर्ग में प्रथमाक्षर, तृतीयाक्षर और पंचमाक्षर आपका अल्प प्राण है, द्वितीयाक्षर और चतुर्थाक्षर आपका महाप्राण है, और जो अंतस्थ वर्ण है आपके वो अल्प प्राण है, और जो ऊष्म वर्ण है आपके वो आपके महाप्राण है। अब आगे बात करेंगे हम अघोष और सघोष की। सघोष और अघोष क्या होते हैं? तो जो स्वर होते हैं ये सभी क्या होते हैं? सघोष होते हैं। स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। सभी स्वर सघोष होते हैं। जिस प्रकार सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं उसी प्रकार सभी स्वर सघोष भी होते हैं। अब अघोष सघोष में बीच बीच का हम नहीं लेंगे। अब अघोष सघोष में इनका इस तरीके से डिवाइडेशन हम करेंगे। प्रथम के ये जो अक्षर हैं आपके, ये पंचमाक्षर के प्रथम दो अक्षर, यानी ये जो वर्ग पूरा स्पर्श व्यंजन का वर्ग जो बना हुआ है पंचमाक्षरों का, इसमें के प्रथम दो वर्ग यानी का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा, ये जो आते हैं इनको हम आपको क्या कहेंगे? अघोष कहेंगे। क्या कहेंगे? अघोष कहेंगे। ये वर्ग जो है पूरा क्या कहलाएगा? हमारा अघोष कहलाएगा। उसके बाद ये पीछे के जो तीन वर्ण आपके ये बचते हैं ये आपके कहलाएंगे सघोष। ये आपके सघोष हो जाते हैं। यानी प्रथम वर्ग के प्रथम ये जो पंचमाक्षर का वर्ग है इसके प्रथम दो वर्ण यानी का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा, ये आपके अघोष के अंतर्गत आते हैं, और अंतिम तीन वर्ण जो होते हैं वो सघोष के अंतर्गत आते हैं। अब आपका अंतस्थ वर्ण जो है, अंतस्थ वर्ण में जो है आएंगे आपके ये अघोष हैं और ऊष्म आपके सघोष हैं। ये आपने जाना अघोष और सघोष के विषय में। अब हम आपसे बात करेंगे उत्क्षिप्त क्या है। उत्क्षिप्त वर्ण क्या है? आपने सुना होगा कहीं कहीं लोग कहते हैं उत्क्षिप्त वर्ण कौन से होते हैं। तो उत्क्षिप्त वर्ण कौन से होते हैं? हिंदी वर्णमाला में दो वर्ण ऐसे हैं जिन्हें उत्क्षिप्त वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे ड और ढ। ये आपके इस वर्ग में आ चुके हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि ये जो नुक्ता लगा हुआ है इसका पॉइंट रखने की वजह से, ये जो बिंदी लग जाती है आपकी, इसकी वजह से इनमें क्या हो जाता है? ये उत्क्षिप्त वर्ण के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर आपको एक दूसरी चीज बताते हैं कि लुक्षित या लुंठित नाम सुना होगा आपने, उसके अंतर्गत कौन सा वर्ण आता है। तो हम यहाँ पर लुक्षित लिख रहे हैं, कहीं कहीं लुंठित भी लिखा होता है। इसके अंतर्गत आपका रा वर्ण आता है। इसके अंतर्गत कौन सा आता है? रा वर्ण आता है। और उसके बाद में आपने सुना होगा एक वर्ण होता है पार्श्विक। पार्श्विक, इसके अंतर्गत आपका ला आता है। कौन सा वर्ण आता है? ला आता है। अब आपको कुछ एक और विषय में जानकारी दे दें, स्वरों के विषय में ही है। जिह्वा के अग्रभाग और पश्च भाग से उच्चारित होने वाले स्वर। तो अग्रभाग से कौन से उच्चारित होंगे? अग्रभाग और पश्च भाग। मतलब इसका मतलब समझ रहे हैं आप?
यानी जिह्वा के आगे से उच्चारित होने वाले और पीछे से उच्चारित होने वाले, इनको अग्रभाग और पश्चभाग। इसका तरीका एक बहुत अच्छा है, एक सॉलिड एक याद करने का तरीका रिलेट कराने के लिए हम आपको बताते हैं कि हम बोलते हैं आ ओ पीछे पीछे, जैसे नहीं कहते आओ पीछे पीछे, तो उस तरीके से हम पश्चभाग में रखेंगे आ उ और ओ को, चाहे आ हो चाहे उ हो चाहे ओ हो, आओ पीछे पीछे। जैसे किसी को बुलाते हैं तो कहते हैं आओ पीछे पीछे, तो वही चीज रखेंगे आओ पीछे पीछे। आप यानी पश्चभाग से उच्चारित होने वाले। और उसके बाद में अग्रभाग में क्या कहेंगे, आई, ये जैसे किसी को कहते हैं ए खड़े एकदम से सामने, तो ई और ए, चाहे बड़ी ई भी इसको यानी ई भी होगी और ए भी होगा, ये अग्रभाग से उच्चारित होने वाले हैं। तो आप समझ गए होंगे कि अल्प प्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं, अघोष क्या होते हैं, सघोष क्या होते हैं, अग्रभाग से उच्चारित होने वाले क्या होते हैं वर्ण, पश्चभाग से उच्चारित होने वाले कौन से होते हैं, और उस क्षिप्त कौन से वर्ण हैं, लुंठित वर्ण कौन से हैं, पार्श्विक कौन से हैं। इसके और इसी के साथ में ये वर्ण टॉपिक अब आपका समाप्त होता है। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको बहुत व्यवस्थित तरीके से नोट डाउन करिएगा, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करिएगा। और जल्दी के साथ मैं मोहिनी मिश्रा आपसे लोगों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।